नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ओबीसी सम्मेलन किया है कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खूब बोले हैं। और राहुल गांधी ने जो मेन मेन बातें कही हैं, उनमें एक तो उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी में कोई दम वम है नहीं। मैं तो 2-3 बार मिला हूं, मुझे कोई दम दिखाई नहीं दिया इस आदमी में। दूसरे वो कहते हैं कि मीडिया ने इनको बेवजह गुब्बारे की तरह फुला करके रखा हुआ है। तीसरी बात वो कहते हैं कि मुझसे और कांग्रेस से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो गलती क्या है कि पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, वंचित वर्ग को वो सम्मान नहीं दे पाए, वो स्थान नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। आपको याद होगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 से बढ़कर के जो 99 सीटें मिली, इसमें उत्तर प्रदेश का भी योगदान था, महाराष्ट्र का भी था, राजस्थान का भी था, हरियाणा का भी था, कुछ दूसरे राज्यों में भी इनकी सीटें बढ़कर के आई। और उतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई। हम जब 2014 और 2019 के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं और कास्ट वाइज जब एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो हमें पता लगता है कि 2014 और 2019 में जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, जो दूसरे पिछड़े वर्ग हैं उनके वोट मिले थे, 2024 में उसमें कमी आई थी। और ये कमी क्यों आई थी? क्योंकि राहुल गांधी हों, अखिलेश हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार से लेकर के तमाम दूसरे लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है तो ये संविधान बदल देगी और ये आरक्षण छीनने का काम करेगी। तो हमारे यहाँ के लोगों को बड़ी आसानी से भरमाया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। तो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। एक बार काठ की हांडी चढ़ती है, दूसरी बार तो नहीं चढ़ती है। बाद में जब लोगों को समझाया गया और उनकी समझ में भी आ गया, तो हमने देखा कि लोकसभा और अब तक जितने राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस की दुर्गति हुई और भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। उत्तर प्रदेश के भी जब उपचुनाव हुए 10 सीटों के, उनमें से भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीत ली। अब इनकी इस बात को लेकर के दुखी बंधी हुई है कि अगर ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सब फिर वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट गया है, तो हम क्या करेंगे आगे आने वाले चुनाव में। तो अब वो कान पकड़ करके उठक बैठक भी कर रहे हैं, गलती भी मान रहे हैं कि हमने पिछड़ों को वो सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अरे भाई, 21 साल से तो आप भी राजनीति में हो, आपने क्या किया और अब क्यों आपको ये सुध आ रही है? सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ। उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करते हैं, इनको इतनी जोर जोर की हिचकी क्यों आ रही है, ओबीसी, दलित और तमाम वर्गों की अब इस तरीके से याद क्यों आ रही है? क्योंकि ये तो वो कांग्रेस है जिसने नारे दिए थे, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दरअसल धीरेन्द्र जी, क्या हुआ है राहुल गांधी को? परेशानी क्या है? देखिए, सत्ता से दूरी जो है बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होती उस पार्टी से जिस पार्टी ने बहुत लंबे समय तक राज किया हो। ये दरअसल अगर आप उस दौर को देखें, पहली बार आप 77 से 80 का दौर देखते हैं, फिर आप 89 से 91 का दौर देखते हैं, फिर 96 से थोड़े दिन का है, अप्रोवर है, आते जाते हैं, वही रहते हैं, फिर वापस आते हैं,
और इसके बाद आप 2004 से 2014 तक इनके पास देखते हैं, 2014 का दौर देखते हैं, तो 10 साल का लंबा मैक्सिमम, कभी भी वो 6 साल का है उसका, इतना बड़ा कभी भी सत्ता से दूरी कांग्रेस की नहीं रही है। और कांग्रेस से दूरी का मतलब यह है कि कांग्रेस परिवार से इतनी बड़ी दूरी नहीं रही है, क्योंकि लास्ट कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का सदस्य 89 तक था। मतलब अगर हम लोग देखें, माफ कीजिए, जब जनता दल सरकार बनी उस वक्त तक, लास्ट तक सिर्फ राजीव गांधी आखिरी परिवार थे, मतलब प्रधानमंत्री थे गांधी परिवार के। अब उसके बाद राहुल गांधी की उम्र जो है, अब वो युवाओं की उससे निकल चुके हैं, अब वो उसमें आ रहे हैं, अधेड़ हो रहे हैं, और उसके बाद फिर वहां से वो आगे की तरफ उनकी उम्र बढ़ेगी। उसी तरह प्रियंका को आप देखिए, दोनों जो है निकाल के रखे हुए हैं और दोनों बाहर सत्ता के करीब नहीं है। लिहाजा आप देखेंगे इस तरह के बयान, इस तरह की भाषा जो है तभी इस्तेमाल की जाती है जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, जब आपके अंदर मतलब एक राजनीतिक शिष्टाचार से कहीं दूर चले गए हो और आप लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब हमसे गलती हुई। अरे भाई, कांग्रेस का तो पहले से ये रहा कि दलित, मुस्लिम और क्या नाम, ब्राह्मण, ये तो वोट बैंक आपको भी मालूम है। ओंकार जी, यही कहा जाता था जब हम लोग लिखते भी यही थे, गांव में ब्राह्मण्स को देखते ही कहते थे साहब ये कांग्रेस ही है ना। उसी तरह से आपने दलितों को देखा और फिर आपने मुस्लिम वोट देखा, तो ये तो पहले से इनका कॉम्बिनेशन रहा, इसमें तो ओबीसी की कहानी नहीं आती है, उनके तो कॉम्बिनेशन ही ये था। बाकी सब लोगों को तो वो कुछ मानते ही नहीं थे कभी भी। और जो इन्होंने कहा साहब हमसे गलती होगी, तो गलती तो ये तो आपके जाने के साथ ही होगी, क्योंकि मंडल के साथ, ये तो मंडल लागू हुआ तब ये जो डिवीजन आया, मंडल के बाद तो आपके पास सत्ता ही नहीं है। काका कालेलकर की रिपोर्ट तो 50 के दशक में नेहरू जी के समय आ गई थी, उसको भी इन्होंने दबा करके रख दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट 80 में आ गई थी, उस पर भी कुछ नहीं किया इन्होंने। बल्कि अलग अलग समय पर नेहरू की चिट्ठियां, राजीव गांधी की चिट्ठियां तो ये बताती हैं कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ थे पूरी तरीके से। देखिए, वो जब जिस दिन वो एमएचए में देने गए रिपोर्ट, बीपी मंडल, वो गए तो वो इतने उत्साह से रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर उन्होंने अपने सहयोगी को कहा कि मैं आज उसको फाइल में दफन कराया हूं मेरी तरफ से। वो इनका एकदम बिल्कुल सही आइडिया। आप ये सोचिए कि कब तक वो लगा रहा, ये मामला कब तक पड़ा रहा, जब तक वीपी सिंह ने ये फैसला नहीं किया कि मंडल आरक्षण लागू होगा। तो एक तो वो, लेकिन आप ये देखिए कि एकदम उलट जो गांधी परिवार की नीतियां थी उनके भी खिलाफ खड़े हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी बाकी सब चीजों के खिलाफ तो है ही है, सत्ता की जो चाहत है वो उनको अपने ही परिवार की चलाई गई राजनीति के खिलाफ दिखाई दे रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी गले में रुद्राक्ष और तमाम चीजें, और आप देखते होंगे कि अलग अलग मठों में, मंदिरों में उनका एक नैसर्गिक जाना था। उस पर अगर देखें, राजीव गांधी की शुरुआत जो है, ये अलग बात है। आप देखिए उस जो प्राइम मिनिस्टर, जो कांग्रेस के कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से होती, पर आप फैजाबाद में रैली होती है, आप सोचिए वो अपने उसकी रैली वहां से शुरू करते हैं। और राहुल गांधी को रात दिन ये पता नहीं कैसे एकदम ये हो गया कि उनको एक अजीब किस्म का, मुझे लगता है कि मैनिया हो गया है, कि वो हर बात में तू तड़ाक, ये सब करना, वो करना, उससे वो छोटा नहीं हो जाएंगे। जिसको वो प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है एक संवैधानिक पोस्ट है और वो जनता के समर्थन से जीते हैं। अगर आपको ये गलती, या तो आप ये मान लीजिए, देखिए कई चीजें इसमें आती हैं, वो कई चीजों को मिक्स करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, पिछड़े की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, हम उसमें उलझे रहे, वो हमसे दूर चला गया। तो आप ये मान रहे हैं कि आपके चुनाव में हार जो है जेन्युइन थी। दूसरी तरफ आप जब चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारा वोट चुरा लिया, तुमने इलेक्शन की चोरी की है, तुमने उसकी चोरी की है। तो दरअसल वो एक मंच से दूसरे मंच, दूसरे मंच से तीसरे मंच जाते हुए, कई बार क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और उसमें कई पन्ने अचानक वो एकदम मिक्स हो जाए और आपके सामने लाइव बोल दिया जाए, तो आपको समझ में नहीं आता आप कौन सा पन्ना उठा के कहां पढ़ने लगते हैं। तो उसी तरह से राहुल गांधी का इस वक्त मुझे लगता है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो कह रहे हैं कि मैं राहुल उसको कुछ नहीं समझता था, आप ज्यादा पहुंचते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, जब अपने उसमें थे तालकटोरा में, उन्होंने कहा कि आपको पता है ना राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो उनके कार्यकर्ताओं को तो अब तक उन्होंने वही कहा था, उन्होंने कह दिया पीएम मोदी। इस पे कहा नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका, सिर्फ शोबाजी है, उसमें कोई दम नहीं है, लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है।
और जबकि लोग देख चुके हैं, संसद में आपको कई बार देख चुके, आप कैसे मिले ये भी देख चुके, हाँ। आपकी विंकिंग देख चुके। मैं हैरान होता हूं कि ये किस तरह की, क्योंकि जो उम्मीदें थी उसमें भी बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ उनको दिक्कत ये है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे जिस तरह ओबीसी वर्ग की रक्षा करनी चाहिए थी और मैं उस तरह नहीं कर पाया, मैंने 10-15 साल मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई से समझ नहीं आए थे, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जाती। आपको अब ये पता चला है, 10-15 साल बाद फिर आपको लगेगा कि आपको जो आज पता चला था वो गलत पता चला था। तो ये दरअसल एक सिंसियर पॉलिटिक्स की मुझे नहीं लगता कि एक बहुत सिंसियर पॉलिटिक्स है। हालांकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई बात नहीं है। 99 उनके पास सांसद है, मौजूदा सांसद है, तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छे आइडिया के साथ वो उतरेंगे और पार्टी को वो जानते हैं कि एक ही चीज पर यकीन कर रहे हैं जो कांग्रेसियों की हमेशा से रहा, कि जब जनता थक जाएगी, जब जनता बीजेपी से थक जाएगी, और बीजेपी के नेताओं की जो एरोगेंस अक्सर होती भी है, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी, योगी, हेमंत, ये देवेंद्र फडणवीस या इस तरह से जो लीडरशिप अच्छा काम कर रही है, उससे भी जब थक जाएगी तो तब हम हैं। ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और उस दिन का इंतजार, चूंकि कई बार क्या होता है जब आप किसी का इंतजार करते हैं ओंकार सर, तो आप बहुत देर तक बैठे नहीं रहते। आपने देखा होगा, आप कुर्सी से उठते हैं, फिर इधर चलते हैं, फिर उधर चलते हैं, फिर आप जाके किसी बुक स्टॉल पे बुक पढ़ने लगते हैं अगर वहां आस पास है, नहीं तो आप फिर पानी की बोतल खरीद लेते हैं, उससे मन नहीं भरता तो कोको कोला खरीद लेते हैं। वो जब तक कोई शख्स आपको घंटों की वो तब होता है जब अनिश्चित होता है इंतजार। वो तब नहीं होता जब आपको मालूम है 3 बजे आना है किसी को, तो आप आराम से बैठे, चाहे 1 बजे से बैठे, आपको मालूम है 3 बजे आना है। लेकिन जब आपको ये मालूम ही नहीं कि कब आना है, तो आप अजीब सी हरकतें करते हैं। कभी आप उठ के इधर से टहलेंगे, कभी उधर बैठ जाएंगे, कभी आप कुछ और ले लेंगे, कभी आप पढ़ के फिर वापस रख देंगे, फिर दोबारा पढ़ने लगेंगे। तो ये सब आदतें जो होती हैं, उसी तरह का पार्टी जब इंतजार करती है तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती है, उसको समझ में नहीं आता। तो राहुल गांधी इस समय ये समझ नहीं पा रहे कि उनको अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है, इसी वजह से आप इस तरह की। जून में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने, और बजट आया था। बजट पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कुछ अजीबोगरीब बातें कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हलवा सेरेमनी में दलित कितने थे, ओबीसी कितने थे, ये कितने थे, वो कितने थे, ये जरा बताया जाए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया था और बाद में जवाब देते हुए इनसे ये पूछा था कि भाई 2014 से पहले हलवा सेरेमनी नहीं होती थी क्या? तब आप इस बात का ध्यान रखते थे क्या कि कितने यहाँ जिनको हलवा दिया जा रहा है, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने सवर्ण हैं, कितने कौन हैं, उनमें बनिए ब्राह्मण, राजपूत, जाट, त्यागी, तमाम सबका ध्यान रखते हो क्या? या इस तरीके से संस्थान चलते हैं क्या? या इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं क्या? उन्होंने एक बात और पूछी थी जिस पर ये बगले झांकने लगे थे। उन्होंने पूछा था कि जरा ये बताइए कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें कितने ओबीसी, दलित और दूसरे वर्गों के लोग हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये अचानक इनको ये ख्वाब आते हैं, पूछते हैं कि जी मोदी सरकार में इस समय कितने ओबीसी और कितने दलित आईएएस हैं, नौकरशाह हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये वो बैच है जो नरसिम्हा राव के समय आईएएस बना था और अब जाकर के वो सचिव स्तर के पदों पर आए हैं। जी।
जी सर। माफ कीजिए सर, लाइट जाते ही ये पता नहीं क्यों चला जाता है, जबकि इन्वर्टर है। हाँ, हो जाता है, कई बार हो जाता है। जी लेता जी। है क्या? आपका भी इन्वर्टर लेता है 1-2 मिनट अगर चले जाती है? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअल में उसको एक छोटा यूपीएस पे डाला हुआ है, इंटरनेट को। तो ठीक उसमें लगातार लाइट रहती ही है। लाइट चली भी जाए तो भी वो काम करता रहेगा, बंद नहीं है। अच्छा, होगा। तो मैं यूपीएस ले आता हूँ। हाँ। जी, चलिए। तो मैं ये पूछ कह रहा था, निर्मला सीतारमण ने इनसे पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट में कितने ओबीसी, कितने दलित और कितने अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल आप जिस तरह की चीजों पर जाएंगे, मैं ये समझता हूं कि जब आप इस तरह की चीजों पर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको घेर लेगी, क्योंकि जिस तरह की बात कर रहे हैं ये सेंसलेस बात कई बार लगती है। कि जैसे उन्होंने कहा कि कितने मीडिया में कितने लोग हैं, सीईओ कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, और क्या उनको मालूम है, उनको ये मालूम है कि कितने लोग कहाँ हैं? क्या कोई उनके पास उनको डाटा भेजेगा? संस्थाओं से उन्होंने डाटा लिया हुआ है क्या? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको देख सकते हैं, क्योंकि आप दोबारा से सबकी कास्ट पता करना चाहते हैं। मतलब आप ये समझिए जो सेंसलेस होने की जो सीमा है, मैं कई बार मुझे नहीं लगता, मैं एज ए पत्रकार बहुत लंबे समय तक ये मानता रहा हूं कि ठीक है, आपके हम लोगों को उनकी बहुत व्यक्तिगत आलोचना का वो नहीं होता, हम नीतियों पर बात करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ये देखने पे मतलब आपको ये फील होना भी बंद हो जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। उसको मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उनके नेता, वो ये इशारा समझ चुके कि उनके युवराज चाहते क्या है, या बिना क्राउन के राजा जो है इस समय चाहते क्या है, लिहाजा वो भी उल्टा सीधा सब चीजें, ये तो कोई लेवल नहीं हुआ। और जिस तरह की राजनीति की बात आप कर रहे हैं वो तो राजनीति, क्योंकि फिर वो इस पर भी आएगी कि आपने जितने लोग अभी तक आपके पास आए हैं, आपके साथ मिले, उसमें से कितने पिछड़े थे, आप दिन भर कितने लोगों के साथ खाना खाते हैं, उसमें से कौन है आपके, अगर घर में 5 रोटी बनी है तो 2 रोटी पिछड़ों को जानी चाहिए, 1 रोटी उसमें से दलित को खाना चाहिए, 1 रोटी माइनॉरिटी को दो, तब एक आप खाओ। ये किस तरह का आइडिया है? मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है और ये, चलो, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री इस समय पिछड़ा है, राष्ट्रपति इस समय वनवासी हैं, आदिवासी हैं, इससे पहले राष्ट्रपति दलित थे। आप अपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को, किसी दलित को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर देते? आप खुद क्यों बने हुए हैं प्रधानमंत्री पद के चेहरे? आप करो ना साहस ये। दरअसल दूसरा एक ये भी है कि आप ये देखिए, लगातार ये सब चीजें अगर हम लोग अभी की देखें, जब ये पिछड़ा वो लागू किया गया था उस समय 92 से करीब में से शायद सेक्रेटरी थे, एग्जैक्ट डाटा अभी मुझे वो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है शायद 85 या कितने के करीब ब्राह्मण्स उस समय बताए गए थे कि साहब वो अपर कास्ट है, ब्राह्मण्स है, विशेष तौर पर ये कहा गया। उसके बाद ये तो आपके उनकी तरफ से चलता हुआ आ रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से चला हुआ है, इसमें तो किसी और ने नहीं कहा था, आपको रोका नहीं था। अगर 78 सालों में से, मैं ये मानता हूं 78 सालों में से ये 11 साल आप लीजिए, लगभग 25 से 30 साल अगर आप विपक्ष को सब मिला के दे दीजिए, वैसे तो 3 वो थे और उसके बाद 96 अगर 91 तक आप ये ले लीजिए, मतलब 3 2 5 और उसके बाद ये 4 वो और 11 ये, इस तरह से 6 ले लीजिए, तो मतलब 20-25 तक ही पहुंच पाओगे आप सारे लगा के। तो आपके पास पूरी आप, और चूंकि ये आपकी पार्टी के पास होता तो भी सवाल शायद ये धीमा हो जाता। ये तो आपके नाना पे रहा, आपकी दादी पे रहा, आपके पिता पे रहा, ये तो कंप्लीट आपके पास रहा ना सत्ता। और फिर रही तो आपकी माता जी उसको गवर्न कर रही थी, सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह क्या थे। तो उस वक्त ये समझ में नहीं आया, तो ये जो राजनीति की जो आपकी जो गुस्सा है, ये तो आपको अपने परिवार पर उतारना चाहिए सबसे पहले। लगातार आप जो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पाए, ठीक है आप नहीं समझ पाए, आपकी बुद्धि उस तरह की रही होगी, वो समझने में टाइम ले रही, 10-15 साल ले रही है, लेकिन आपके तो परिवार में रहे हैं ना जिन्होंने कहा। अब वो दरअसल वो हिंदू आइडेंटिटी पर लगातार अटैक करना चाहते हैं। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो हिंदू आइडेंटिटी को अपना दुश्मन मान बैठे,
वो उसके अंदर डिवीजन को, उनको जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला उनको ये लगता है कि वो जीत ही उनका फॉर्मूला होगा अगर हिंदू वोट को डिवाइड कर दिया जाए। वो कहते हैं कि हिंदू इंडिया 50% हिंदू तो ओबीसी है, अगर हिंदू इंडिया है तो मीडिया कारपोरेट में ओबीसी क्यों नहीं है? उनको क्या मालूम है कौन ओबीसी है? बल्कि मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर उनसे ऑफ द हैंड पूछ लिया जाए कुछ ओबीसी के नाम पे तो वो बता नहीं पाएंगे कि ओबीसी में, उनको अभी तक मुझे नहीं पता कि वो गोत्र का अंतर समझ पाते होंगे कि नहीं पाते होंगे। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं कि वो ये लोग एससी एसटी ओबीसी की जमीनें छीनकर अडानी को दे रहे, यार अडानी को पैसा मुआवजा दे रहा उनकी बीच है, डायरेक्ट है, आपने जो तय किया था वो है, आप जो फॉर्मूले थे वो सब एग्जिट कर रहे, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, वो फैसले सुना रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी सुना रहे हैं, एनजेसी सरकार के खिलाफ ही पूरा का पूरा कई सारी चीजें सरकार की रुक जाती हैं, आप तब भी इसी तरह की बातें कर रहे हो। ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए दरअसल बहुत सारी चीजें तो हम लोग ये समझते, जैसे उन्होंने आज कहा कि साहब वो जो है वो आप जो है बच्चे हम हिंदुस्तान से अंग्रेजी मिटा देंगे, ये बीजेपी के लोग कहते हैं। लेकिन उनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो तो विदेश में पढ़ते हैं, तो क्या वे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? लेकिन इनके साथ में अंग्रेजी जरूरी है, उन्होंने रीजनल भाषाओं का नाम लिया और कहा इनके साथ अंग्रेजी जरूरी है। ये तो यार आपके, चूंकि इसलिए है कि आपके नाना जो है वहां से पढ़ के आए थे, आपके नाना के जो पिता थे वो भी उसी भाषा में निष्णात थे, तो आपकी मजबूरी है, देश की मजबूरी नहीं है। दुनिया में कहीं भी हो सकता है कि अपनी भाषाओं पे गर्व कर सकते हैं। चाइना को तो नहीं चाहिए अंग्रेजी, वो तो अभी भी कर रहे हैं। जापानी अपनी भाषा वो सीखते हैं, दूसरी भाषा भी सीखते हैं, लेकिन वो और अपनी भाषा। प्रधानमंत्री चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं, हिंदी में बोलते हैं। ये गर्व का विषय है या शर्म का विषय है? मैं यही कह रहा हूं कि उनका तो, मुझे तो लगता है कि वो कभी वो मल्लिकार्जुन कहते हैं कि मोदी खुद को ओबीसी बोलते हैं, जबकि वो पहले अपर कास्ट में थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। ओबीसी के लोगों के बीच में कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मुझे सताया जा रहा, लेकिन अब वो सबको सता रहे हैं। अब आप और ये भी गलत है, ये भी गलत है कि उन्होंने डाला ओबीसी सूची में, ये उनसे पहले ही डल चुका था। ये स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से पहले ही आ चुका कि मोदी के टाइम में तेली समुदाय को ओबीसी लिस्ट में नहीं डाला गया, उससे पहले ही डाला जा चुका था। नहीं, फिर तो वो उनके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल या इस तरह के लोग भी नहीं कह पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कह पाएंगे ना। दरअसल वो इस देश की जाति व्यवस्था को ये समझते ही नहीं है। पहली तो बात ये है कि जिस तरह की निटिग्रिटी जाति व्यवस्था में कि यहाँ उनको उसमें रखा जाता है, फिर आगे कहीं जाके वो दूसरे राज्य में कुछ और उसमें डाला जाता है, बहुत जगह होता है। जैसे ओबी ये जो वैश्य वर्ग में से ही शामिल होते हैं, तेली भी उन्हीं में से आते हैं, उनको यहाँ नहीं दिया जाता उत्तर प्रदेश में, उनको कहीं और रिजर्वेशन दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। दरअसल मुझे लगता है कि ये जो इंतजार है ये लंबा हो रहा है उनके लिए, ये दिक्कत है। खरगे साहब ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है अगर 30 सीटें और मिल गई होती तो हम सत्ता में होते। कितना तड़प रहे हैं ये, जल बिन मछली जैसे तड़पती है सत्ता के बिना। इनको लगता है कि 30 सीटें हमारी ओर बढ़ जाती, 30 सीटें बीजेपी की कम हो जाती तो सत्ता में हम होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनते, फिर राहुल गांधी बनते। देखिए, मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे फिर भी थोड़ा बहुत सेंस की बातें करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के मालूम है, उनके सारे पत्रकारों को भी आपने सुना होगा, उनका जो एक हिस्सा है वो ये कहता है कि राहुल गांधी तो 125 सीट आने पर पीएम बन जाएंगे, उनका कहना ही है। और बीजेपी 210 पर भी पीएम नहीं बना पाएगी, ये उन लोगों का आपने सुना होगा। चूंकि ये पुराने एक्सपीरियंस उनको ये बताते हैं कि हाँ साहब ये ठीक हो सकता है। चूंकि यूपीए की फर्स्ट सरकार को आप देखिए तो कितने वोटों पर वो सरकार बन गई थी, कितने सीटों पर, तो वो ये जरूर कहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन मुझे ये बात भी, उनका दर्द ठीक है कि साहब नहीं मिला, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको या राहुल गांधी को ये कौन समझा रहा है कि 99 सीटें 240 सीटों से ज्यादा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बार बार ये मान ही नहीं रहे कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो दूसरा उनको लग रहा है कि बहुमत चुरा लिया, लोकतंत्र की चोरी कर ली, है ना, ये सब चल। ये उनको कोई समझाए कि भाई आप जीते नहीं है। ये मतलब वो जो टीचर जिसने मैथ पढ़ाया होगा, अगर वो सुन रहा होगा तो उसको बड़ा दुख हो रहा होगा अपने पे कि वो कौन सी तख्ती या कौन सी स्लेट पे पढ़ा रहा था भाई।
कि लेकिन वो सब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो फोटो जारी हुआ था, वो तो अभी तक दर्शकों को याद है। ये फोटो था वो, जिसमें सोनिया गांधी, खरगे साहब और ये प्रियंका और राहुल वी का जो है जेस्चर बना रहे थे, बता रहे थे लोगों को कि हम जीत गए हैं। मैं इसी की बात तो आपसे कर रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा बात ही ये कही गई थी। तो मैं यही कह रहा ना कि चलो वो तो फिर भी 30 सीटों की बात कर रहे हैं, ये तो 99 सीट पे कह रहे हैं कि 240 से ज्यादा। एक अच्छी बात आपने दिखाई, जो मुझे अभी फोटो दिखाया उसमें नेहरू जी दिखाई नहीं दिए। ये समझ में नहीं आया कि ये मोदी जी की वजह से हटा दिया या उसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं, उसमें इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी हैं और मनमोहन सिंह जी हैं। बस इसमें नेहरू जी क्यों नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आया। ये कहानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कि ये क्यों उनको हटाया गया है। ये बड़ा दीवार का जो पोस्टर है वो भी कहानी कह रहा है क्या कुछ। मुझे लग रहा है कि वो नेहरू जी शायद नाराज हो जाते इस गणित से, इसलिए हटाया गया। ये सब लोग सहमत होंगे, जो 4 लोग हैं। हालांकि मैं माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी को तो मैं बहुत ही मानता हूँ, और चूंकि वो एक हम लोगों के यहाँ तो शुक्रताल में रह के वो पढ़े भी हैं, तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि साहब वो नहीं, जो है। मैं तो ये कहता हूं कि जितने प्रधानमंत्री हुए हैं हम तो सबको मानते हैं, पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को अभी तक भी गले से नीचे क्यों नहीं उतार पा रही है? 2014 से लगातार, और आज तो एक नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। इंदिरा गांधी निरंतरता में जितने दिन प्रधानमंत्री रही, नरेंद्र मोदी आज उससे उनसे आगे निकल गए हैं। वो निरंतरता में अब दूसरे स्थान पर खड़े हैं। पहले स्थान पर अब नेहरू हैं और दूसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए दोनों ही उस फोटो में से गायब है जो सामने लगा हुआ दीवार पे। ये भी एक समानता है कि दोनों ही नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इतिहास लिखने पे आएगी अब, तो ये शक होने लगा कि वो इस पीरियड को क्या लिखेगी। जो मुगलों को मतलब जो लिखती है कि भाई वो बड़ा ही गोल्डन पीरियड था, अकबर महान था, ये तो सब नेहरू जी ने जो बिब्लिकल आर्टिकल दे दिए थे, इरफान हबीब हबीब कंपनी वो पूरी लिखती रही उस पर। और जो नेहरू जी ने लिखा था अपनी किताब में, उसको वो झूठ कैसे साबित करती? वो तो 34-35 का लिखा हुआ है, 34-35 की किताब में है उनकी। तो आप ये सोचिए उसको वो झूठ कैसे साबित कर देते। लिहाजा उन्होंने उसको सच साबित करने के लिए बाकी सब गढ़ा। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है अभी, चूंकि 15 साल तो पूरे होंगे भाई, 3 साल आपके पास तो पूरा 15 साल का तो है ही ना मैंडेट। तो इसको जब वो हिस्ट्री लिखवाएंगे राहुल गांधी, चूंकि वो उनको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि हिस्ट्री लिखने में कितने दलित होने चाहिए, कितने मुस्लिम होने चाहिए, कितने ओबीसी होने चाहिए, और वो सब चीजें वो लिखेंगे। लेकिन उसमें उनका सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगेगा कि वो 15 साल में क्या डैश 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 ऐसे करते हुए चले जाएंगे या क्या चलाएंगे। क्योंकि आप उनको प्रधानमंत्री मान नहीं रहे, मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा, मैं तमाम चीजें नहीं मानूंगा, और वो ये है और वो ये है। तो आपको दरअसल कुछ चीजें मुझे लगता है, हो सकता है कि आपके समर्थकों को इससे बहुत जोश आ रहा होगा, क्योंकि जो जातीय आधार पर वोट मिल रहा है या तुष्टीकरण के नाम पर वोट मिल रहा है, उसकी छटपटाहट दिखती है। लेकिन जब आप अगर सत्ता में आते हैं, मुझे नहीं पता कि अब आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो नहीं जा, वो तो जनता तय करती है, हम लोग उसमें बहुत बड़ा कोई रोल नहीं, हमारा भी एक ही वोट होता है। तो जो मुझे ये लगता है कि अगर आप आते हैं तो आप अपने आने वाली सरकार के लिए क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको लोकसभा में एक्सपोज किया था। जहां प्रधानमंत्री बैठता है वहां पर एक नेम प्लेट लगी हुई है। उन्होंने कहा कि इस नेम प्लेट पर केवल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम क्यों है? बीच में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं या राजीव गांधी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, उनके नाम इस प्लेट पर क्यों नहीं लिखे हुए हैं? तो ये मानसिकता है ओवरऑल पूरे सिस्टम की भी और इन लोगों की भी। इनको लगता है कि राज करने का अधिकार केवल और केवल इनके अपने खानदान के पास है। बाकी जो जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे इनके भी लाल बहादुर शास्त्री हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, गुलजारी लाल नंदा हो, कोई भी हुआ हो, उनके भी नाम वहां पर नहीं है। केवल इस परिवार के 3 लोगों के नाम है। देखिए ये तो व्यक्ति पूजा का सर्वोच्च उदाहरण है, क्योंकि
जब 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी हारी थी चुनाव, तो उस वक्त पहली बार वेस्टर्न मीडिया को लगा था कि यहाँ लोकतंत्र जो है सरवाइव करेगा। उनको ये लगा था, वरना उन्होंने ये माना था कि ये नेहरू खानदान ने इस पर एक कब्जा कर लिया। उनको ये लग रहा था कि जैसे नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद उस समय तो खैर संजय थे, संजय होंगे या फिर राजीव रहे, फिर उसके बाद उनका कोई वल्दियत में होगा, उसके बाद फिर उसका वल्दियत होगा। चूंकि उन लोगों को ये भारत के साथ जो आजाद हुए देश थे, लगभग 66 देश उसके दशक के आजाद हैं, उनमें से ज्यादातर देशों में या तो मिलिट्री शासन लग गया था, या फिर बाद में अव्यवस्था हो गई, या फिर कोई कब्जे हो गए। लेकिन उन सब में सिर्फ भारत एक ऐसा चमकता हुआ वो था, उसमें हम कह सकते हैं कंट्री का नाम, जिसमें लोकतंत्र लगातार जिंदा रहा। चूंकि ये लगता है कि ये हमारे परिवार की विरासत है, और चूंकि अगर आज कांग्रेस में आज आप राहुल गांधी या प्रियंका को हटाइए तो वो पार्टी टूट जाएगी। उसके पास कोई एक ऐसा मोटिव नहीं बना है, क्योंकि जो पार्टी बनी 1885 में इस तरह से हो कि वो एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगी, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की हो, जो चूंकि लोग इसको बहुत काउंट कर लेते हैं कि साहब उस समय, चूंकि लोगों के पास उस समय कोई और विरोध के नाम पर नहीं था, और सब लोग कोई भी डिवीजन नहीं दिखाना चाहता था, वरना उसी में महामना मालवीय थे, उन्होंने तो BHU बनाया है, उसी में टंडन। इनके परिवार का कब्जा तो तब हुआ जब नेहरू ने अपनी बेटी को भी पोजीशन देनी शुरू कर दी। उससे पहले तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको हम वाकई कह सकते हैं कि भारत माता के सच्चे सपूत रहे हैं वो। देखिए मुझे लगता है कि देखिए किस तरह से ये होता है कि पहले तो गांधी से पूरी कोशिश करके इनको लाहौर अधिवेशन के लिए कुछ वो दिलवाया जाता है कि अहम चीजें, मोतीलाल नेहरू लगातार दबाव बनाते हैं, फिर इनको वो अनिच्छा से स्वीकार करते हैं। फिर ये इस तरह से गांधी के प्रिय हो गए थे नेहरू जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें क्या है, कि हालत ये होती है कि चूंकि उस समय प्रेसिडेंट जो है, कांग्रेस प्रेसिडेंट वो थे अपने आजाद साहब थे, कलाम साहब थे, तो उनको हटाया जाता है, क्योंकि ये जो सरकार जब बनेगी, सत्ता दी जाएगी, तो PM किसको बनाएंगे, कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इनको वापस लाया जाता है, जबकि वो लगभग शायद मुझे जहां तक याद है 5 या 6 बार से लगातार कार्यकाल था। चूंकि वो उनको मुस्लिम लीग से टकरा के उनका पैरेलल एक काउंटर नैरेटिव के लिए उनको बनाया हुआ था कलाम साहब को। अब आप सोचिए कि उसके बाद ये होता क्या है, ये उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, उसके बाद जब तक वो रहते हैं, जब तक सरदार पटेल उनकी उम्र नहीं रह पाए ज्यादा, आजादी के बाद चूंकि उनकी उम्र ज्यादा थी, वो नहीं रह पाए और उनकी तबीयत इस तरह हुई, वरना 1950 तक तो उनको पैरेलल चुनौती मिल रही थी। चूंकि वो उनका ये दुर्भाग्य है इस देश का कि वो जल्दी चले गए। उसके बाद एक तरफा पार्टी में जो है नेहरू जी के सामने, हालांकि गोविंद वल्लभ पंत या वो बड़े लोग थे, लेकिन वो नेहरू के सामने नहीं थे। तो एक जो कहें कि वन मैन कमांड हो गई, और उस समय भी लोगों को नहीं लग रहा था कि शायद ये नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको दिखा, चूंकि असामयिक मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो कोई ये समझ नहीं पाया, वरना तो ये हो सकता था कि इतिहास कोई दूसरा होता। तो बहुत सारी चीजें इस तरह होती हैं इतिहास में जो जिनका जवाब समय देता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, धीरेन्द्र जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उनको सपोर्ट करें। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल के नाम से चैनल था, अब किस नाम से है धीरेन्द्र जी, एक बार बता दीजिए। न्यूज पॉइंट के नाम से, न्यूज पॉइंट, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट, DP न्यूज पॉइंट के नाम से अब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार।